हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो कि है चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और अपने ये सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न हमारा है कि लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न पूछेगा आपको बोर्ड में, तो चलिए देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। उसका आंसर होगा कि पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे से उसे पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। यानी कि जब हम लोहे पर पेंट कर देते हैं तो उस पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है और वह जंग लगने से बच जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। अब बताइए, जो तेल और वसायुक्त पदार्थ होता है उसे हम नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित करते हैं। देखिए प्रश्न और उसका उत्तर उत्तर बताइए आप लोग। अगर आपको आ रहा है तो आप अपने कॉपी में लिखते चलिए, और नहीं आ रहा है तो आप इसमें से लिख सकते हैं। चलिए तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। यानी कि जब वह उपचयन होगा तो क्या होगा, उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जिसे नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन के पैकेट में क्या भर दिया जाता है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भर दिया जाता है। क्यों क्यों क्योंकि वह ऑक्सीजन से संपर्क करेगा तो जो चिप्स रहेगा वो खराब हो जाएगा, लेकिन जब नाइट्रोजन रहेगा तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए क्यों बदल जाता है। अब देखिए इसमें हमारा आंसर यहाँ पे दिया गया है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए क्या कर रहा है कि जो ये देखिए कॉपर है, ये कॉपर, ये जो आयरन है वो किसको, कॉपर को हटा देगा। देखिए यहाँ पे CuSO4 है, इसमें से CuSO4 को हटाकर यहाँ पे क्या होगा, FeSO4 हो गया। अब Cu को अलग कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, जो Cu था वो हट गया किसे, Fe से। तो क्या होगा, यह भूरे रंग का हो जाएगा तब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। जो उत्प्रेरक है उससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए उत्तर क्या है, वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन कि हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु में क्या हो जाए, प्रतिस्थापन। तो देखिए जैसे कि कोई पदार्थ है, कोई रिएक्शन है, उसको क्या करता है, उसको जल्दी करवाना है, तो उसे हम उसमें कुछ अलग से मिलाएंगे, उसमें कुछ अलग से करेंगे तो उसी को वही क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, बस उस रासायनिक अभिक्रिया को थोड़ा जल्दी कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि जो बेंजीन होता है, ये देखिए C6H6 जो है बेंजीन का सूत्र है। बेंजीन को जब क्लोरीन मिलाया जाता है, जब क्लोरीन मिलाया जाता है तो वो जल्दी से नहीं होता है, जल्दी से वह परिवर्तित नहीं होता है, तो उसमें Fe यानी कि लोहे को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं, तब क्या बन जाता है, तो हमारा क्लोरोबेंजीन, यानी कि जो एक ठो हाइड्रोजन रहता है उसे हटा देता है, कौन, क्लोरीन। क्लोरीन हटा के कहाँ पे, यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है C6H5Cl प्लस, और Cl किसे, हाइड्रोजन के साथ बन रिएक्शन कर लेता है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे बेंजीन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए वही समीकरण दे दिया है। अब देखिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो जो वायु है उसे, वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर क्या है, प्रश्न प्रश्न हमारा देख लिए। अब उत्तर देखिए, उत्तर है यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है।
यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। समझ में आ गया क्यों साफ किया जाता है? कि वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कायदे से अच्छे से नहीं कर पाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए प्रश्न हमारा क्या है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप जानते होंगे क्या होगा, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन का या गलित अवस्था में विस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जो अधिक पावरफुल धातु रहता है वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है, हटा देता है, हटाकर उसके स्थान पे अपने आ जाएगा, उसके विलयन पर अपने कब्जा कर लेगा। चलिए देखिए कहाँ पे, जैसे यहाँ Fe है, अब CuSO4, देखिए Cu को हटा दिया है कौन, Fe यहाँ पे खुद आकर यहाँ पे Cu को अलग कर दिया है। अब देखिए तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो कि अधिक अभिक्रियाशील है धातु है कि Cu को अपेक्षा उसे विस्थापित कर उसे स्वयं का स्थान प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि जो जो यहाँ पे Cu है, Cu को हटाकर कौन Fe यहाँ पे खुद आ गया है। यहाँ पे पहले किसका कॉपर सल्फेट का विलयन था, अब क्या है FeSO4 हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो अब बताइए वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे है वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है तो वैसे अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जो उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे क्या है कि जो KClO3 है, 2KClO3 है, उसे उसको हम अब क्या कराएंगे तो कहा KCl में बदल जाएगा और O2 में, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो यही कहा गया, यही जो ये पहले क्या होगा KClO3 एक ही में था, अब टूट के क्या हो KCl हो गया और O2 अलग हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और उसे संतुलित क्यों आवश्यक है, तो देखिए हमारा ऑप्शन आंसर है संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित होनी चाहिए। देख लिया आप, ये एक बार यदि आपको ऐसे प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप इसे एक बार लिख लीजिए, नहीं तो एक बार कम से कम पूरा वीडियो देख ले। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, ताकि हम जैसे इसी प्रकार से हर एक चैप्टर का हम वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे और आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो जाए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, अर्थ बताइए। देखिए जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया है जिनमें ऊष्मा निकलती है, यानी कि अभिक्रिया के बाद क्या होगा ऊष्मा बाहर निकलेगा, वही क्या होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हम मीथेन मीथेन के दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो देखिए जैसे जो गैस सिलेंडर आता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम आग धराते हैं, जो मीथेन रहता है CH4 उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और जल और ऊर्जा साथ में निकलता है। तो जो जल रहता है वो क्या होता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा ऊर्जा जो क्या क्या होता है, कितना कितना ऊर्जा निकलता है 880 किलो जूल प्रति मोल, यानी कि 880.4 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा बाहर निकलता है। अब देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जो जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि अभिक्रिया करने के लिए उसे ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जैसे उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बेरियम डाइऑक्साइड तथा अमोनियम थायसानेट की अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। देखिए कौन कौन है, यहाँ पे देखिए बेरियम, कौन है बेरियम डाइऑक्साइड है, क्या है बेरियम डाइऑक्साइड ये हो गया, और यहाँ पे क्या है अमोनियम 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 थायासाइनेट थायासाइनेट अमोनियम थायासाइनेट है। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये इसमें कितना यहाँ पे 2.8 H2O, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, यानी कि बिना ऊर्जा के यह अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अगला प्रश्न हमारा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जो जल जल में अविलेय है, तो
इस अविलेय पदार्थ के अवक्षेप कहते हैं। इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, Na2SO4 है, एक एक्वस है और BaCl है। यहाँ पे BaSO4 सॉलिड हो जाएगा और NaCl एक्वस हो जाएगा। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसका, अवक्षेपण का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, Ba2+SO4 2- होगा, तो अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। जो यहाँ पे BaSO4 नहीं है, ये क्या है, ये अवक्षेप के रूप में निर्माण होगा, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे Ba है, Ba पे +2 चार्ज होता है, +2 चार्ज Ba पे होगा, और यहाँ पे Na पे SO4 पे -2 चार्ज होता है, तो BaSO4 बना है। बस यही ये कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो जो श्वसन होता है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों होता है, उसे उसे आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे देखिए आंसर दिया है कि जो हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर को कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो C6H12O6 है, एक और ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बाहर निकलेंगे। तो जब ऊर्जा बाहर निकलेगा तो कौन सा प्रक्रिया होगा, तो होगा हमारा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे ऊर्जा बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। तो ये देखिए ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर छोड़ देते हैं और जल हमारे शरीर में रहता है और ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। तो ये क्या होगा, ये होगा श्वसन का रासायनिक रूप में। अब देखिए जो ग्लूकोज है, चूंकि श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अतः श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि प्रकाश अपघटन की अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो देखिए प्रकाश अपघटन में क्या है, प्रकाश यानी कि प्रकाश की वजह से कोई पदार्थ जब प्रकाश के उपस्थिति में टूट जाता है तो क्या होगा, प्रकाश अपघटन होता है। तो देखिए यही है प्रश्न। देखिए अपघटन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें, अपघटन अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया के। तो जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं, जिनके गुण मूल यौगिक के गुण के बिल्कुल भिन्न होते हैं। यानी कि क्या होता है, वह यौगिक टूटकर दूसरे किसी यौगिक में बदल जाएगा, वही क्या होता है, अपघटन या वियोजन होता है। तो अब देखिए आगे देखते हैं कि प्रकाश ऊर्जा द्वारा अपघटन, जब प्रकाश के द्वारा ऊर्जा द्वारा घटन होगा तो क्या होगा, प्रकाशी वियोजन रहेगा। जैसे AgCl है, AgCl का होगा, सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाएगा तो क्या Ag और Cl में टूट जाता है, तो यही क्या होगा, प्रकाश वियोजन या प्रकाशी अपघटन। प्रश्न हमारा क्या था कि प्रकाश अपघटन, यानी वही प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन एक ही होता है। अब देखिए क्या है कि वियोजन अभिक्रिया के संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। जो वियोजन अभिक्रिया होता है उस संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। देखिए हमारा आंसर यहाँ पर है कि वे अभिक्रिया जिनमें दो या अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तथा वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो सरल पदार्थों में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत थे। इसमें क्या होता है कि एक ही पदार्थ क्या हो रहा है, दो पदार्थ में टूट रहा है, लेकिन जो वियोजन है, जो संयोजन हो रहा है, उसमें ढेर सारे पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ में जुड़ रहे हैं, तो कहा जाएगा ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया है उससे आप क्या समझते हैं। तो इसका होगा उत्तर कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे भोजन का पकना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि, ये सब अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ये कारण क्या है, संपन्न होती है, वही क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अगर हम भोजन को भोजन करते हैं और अंगूर का जो अंगूर से क्या किण्वन होगा या तो किशमिश बन जाएगा, सांस लेते हैं, ये सब क्या है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए क्या है कि संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है। जो संतुलित समीकरण होता है और जो असंतुलित समीकरण, उसमें क्या अंतर है। तो देखिए इसमें है कि रासायनिक समीकरण के तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें अभिक्रिया और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं,
किंतु तीर के दोनों ओर उपस्थित परमाणु की संख्या समान नहीं होते, वो क्या असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। यानी कि जो तीर होता है, जो यहाँ पे ऐसे तीर तीर लगा होता है ऐसे, तो इस साइड ये क्या है, जो तीर तीर के इस साइड रहता है वो क्या रहता है, वो और इस साइड दोनों की परमाणु की संख्या क्या होने से, बराबर होने से वो क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा। लेकिन यदि तीर की तरफ एक साइड ज्यादा रहेगा, एक साइड कम रहेगा, तो क्या होगा, वो संतुलित समीकरण नहीं कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है कि क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसे स्पष्ट करने लिख लिया है। सभी वस्तुओं को जीवित रहने के लिए नहीं, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट को टूटने को ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर को कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। अतः श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए, हम जो चैप्टर 1 का जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें का जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है हम आपको बता रहे हैं। आप इसे लिख लीजिए। यदि आपको यह आंसर आपको अपने भाषा में लिख सकते हैं, अपने भाषा में जो आप अपने बुक में लिखें, अपने कॉपी में लिखें, वो उसको भी आप याद कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि यही मतलब लेकिन जो ये प्रश्न है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप प्रश्न को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ बता दीजिए कि यही-यही प्रश्न इस चैप्टर से आएँगे। 2025 के लिए यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम 2025 में ही यह वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए, क्या है, संरक्षण से क्या समझते हैं? क्या आप दैनिक जीवन में इसके प्रभाव को देख सकते हैं? तो क्या है कि आप जानते हैं क्या? आप जानते हैं कि लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती हैं। कुछ दिन बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर इसकी सतह पर लालिमायुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। यह अभिक्रिया अन्य धातुओं की परतों पर भी होती है और उनका रंग बदलता है। जब कोई धातु अपने आसपास अमूल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। तब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं खराब हो जाती हैं, यानी उस पे क्या उस पे लाल लाल यानी गहरे भूरे रंग के क्या पड़ते हैं, मूर्छा, जिसे मूर्छा कहते हैं, वही लग जाता है। इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बूझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए क्यों किया जाता है। तो आपका आंसर है, देखिए आंसर क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु से में उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देती है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इसी से दीवार पर चमक आ जाती है। यही कारण है कि बुझे हुए चूने को विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। यानी जो कैल्शियम कार्ब हाइड्रोक्साइड होता है उसे अगर हम दीवार पे कर देंगे तो वह 2 से 3 दिन बाद क्या हो जाता है, वह कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वह बहुत ही चमकीला, यानी कि दीवार हमें क्या दिखता है, एकदम चमकीला दिखाई देने लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न खत्म हो गया है। अब देखिए, अब यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक पहुंचे एकदम आसानी से। तो चलिए